मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड की आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1919 का पहला भाग, जिसमें हम इसकी समस्त जो अधिनियम की धाराएं थी उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके सेकंड पार्ट में हम लोग द्वैध शासन को पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम पढ़ा था, जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम लोगों ने जो इसके प्रमुख लक्षण पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों का विस्तार किया गया था, यानी इनकी सदस्य संख्याओं को बढ़ाया गया था। विधायी परिषद के अधिकारों में वृद्धि भी की गई थी। इसके सदस्य अब पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, प्रतिपूरक प्रश्न पूछ सकते थे और बजट पर बहस करने और प्रस्ताव पेश करने का अधिकार भी दिया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत बढ़ाया गया था और गैर सरकारी बहुमत भी अब दिया गया। लेकिन एक जो इसमें सबसे ज़्यादा हम कहें कि भारत को बांटने वाली प्रणाली शुरू की गई थी, वो थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जिसने एक तरह से भारतीय समाज में एक विष बेल बो दी और राजनीतिक स्तर पर भी हम देखते हैं कि ये जो प्रणाली थी, इसने आगे जाकर के भारत पाकिस्तान के रूप में दो भागों में अखंड भारत को बांटा और उसके साथ साथ अन्य जो धर्म या धार्मिक संप्रदाय थे, उन्होंने भी निर्वाचन के लिए पृथक से प्रणाली की मांग शुरू कर दी। उम्मीदवारों के लिए बहुत कठोर और भेदभावपूर्ण योग्यताएं थीं, जिससे बहुत कम उम्मीदवार बन सकें और भारत के कुछ भागों को प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया, जिसमें हमने देखा था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा और इस तरह के अन्य राज्य जिनको प्रतिनिधित्व किसी भी प्रकार का नहीं दिया गया था। हालांकि इसमें उत्तरदायी शासन नहीं स्थापित हुआ और जैसा कि स्वयं मॉडले ने कहा था कि उनका कोई लक्ष्य भी नहीं था। बहुत सीमित मताधिकार था, परोक्ष चुनाव था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसके माध्यम से आई, मताधिकार में अनुचित मतभेद किया गया और गैर सरकारी बहुमत जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। इस तरह से कुछ इसकी कमियां रहीं, लेकिन इसके बावजूद भी एक कदम इसे हम मान सकते हैं उत्तरदायी शासन की तरफ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम, जिसके माध्यम से द्वैध शासन प्रणाली आई थी। लेकिन आज का हमारा जो लेक्चर है उसका फोकस सिर्फ 1919 के अधिनियम की घोषणाओं या लक्षणों तक सीमित रहेगा। हमने देखा था कि मुस्लिम लीग जो है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ रही थी। 1916 में कांग्रेस लीग सुधार योजना तैयार की गई और भारतीयों के लिए बहुत सारे सुधार लाने की कोशिश का युग एक तरह से शुरू हो गया, क्योंकि ये कहा जा सकता है, जैसा ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने कहा था कि ये लड़ाई स्वतंत्रता और लोकतंत्र के उद्देश्य के लिए लड़ी जा रही है और आत्मनिर्णय के सिद्धांत को पूर्वी देशों पर लागू किया जाएगा। भारतीयों के द्वारा इन घोषणाओं को सही मान लिया गया और उनको लगा कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, जैसे ही युद्ध खत्म होगा, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा, भारत में वैधानिक सुधार का एक नया युग शुरू हो जाएगा। 20 अगस्त 1917 को महायुद्ध में लगातार स्थितियां जो बदल रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, उससे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की एक तरह से कोशिश शुरू की। उनको लगा कि अब ये घोषणा करना जरूरी हो गया है। नए भारत मंत्री श्री मॉन्टेस्क्यू ने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की
और उसमें मुख्य रूप से जो बातें कही गई उसमें कहा गया, ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक विकास द्वारा ही संभव है, यानी एक बार में ही पूरे भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की जा सकती। तीसरी बात उन्होंने कही, उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति के हर एक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार कर सकती है, जिस पर भारतीय जनता की समृद्धि और भार का उत्तरदायित्व है। और चौथी बात उन्होंने कही कि ब्रिटिश सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने का कार्य भारतीय जनता द्वारा इस संबंध में दिए गए सहयोग और उत्तरदायित्व के परिचय के आधार पर करेगी। तो एक तरह से जो ये घोषणा की गई या जो बातें सामने रखी गई वो काफ़ी हद तक उत्साहवर्धक थी और कम से कम ये कहने की एक तरह से कोशिश थी कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सकती है। 1919 का भारतीय शासन अधिनियम मॉन्टेस्क्यू घोषणा को क्रियान्वित करने की तरफ एक कदम था। एक तरह से हम देखें तो ये भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास करने की शुरुआत भी मानी जा सकती है। एन श्रीनिवासन ने माना कि ये नौकरशाही शासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन और प्रतिनिधियात्मक शासन का वास्तविक प्रारंभ था। कूपलैंड ने इस बारे में कहा कि इस 1919 के अधिनियम ने विधायी और कार्यपालिका सत्ता के बीच की सीमा रेखा को समाप्त कर दिया। पूर्वकालीन सुधारों और भारतीयों को व्यवस्थापिकाओं पर नियंत्रण की शक्ति दी गई, पर शासन नहीं दिया गया। अब भारतीयों को शासन के महत्वपूर्ण विभागों का कार्य संभालना था और वो इन व्यवस्थापिकाओं के निर्वाचित बहुमत के प्रति उत्तरदायी थे। भारतीय शासन अधिनियम की प्रस्तावना लाई गई क्योंकि बहुत इसका जो उद्देश्य था वो व्यापक रूप में प्रस्तावना में दिया हुआ था। तो ये जो प्रस्तावना है ये 1917 की घोषणा के समान थी। सर तेज बहादुर सप्रू ने इसका विश्लेषण किया और प्रस्तावना के बारे में बताया कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो पहली बात सामने आई कि ब्रिटिश भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा, हालांकि उससे अलग होने की कोई बात इसमें नहीं थी। दूसरी जो बात थी प्रमुख इसमें वो है ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की घोषित नीति के अनुसार होगा। तीसरी बात जो कही गई वो ये कि उत्तरदायी शासन धीरे धीरे दिया जा सकेगा। और चौथी बात कही गई कि उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि शासन की हर शाखा से भारतीयों का अधिकाधिक संबंध हो और दूसरी बात स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक परिवर्तन हो। तो एक तरह से ये कह दिया गया कि ब्रिटिश साम्राज्य से अलग स्वतंत्र भारत नहीं होगा और भारत हमेशा ब्रिटिश संसद के प्रभुत्व में रहेगी। एक तरह से बहुत दोषपूर्ण थी ये, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कुछ नई बातों को शामिल किया गया। अब देखते हैं 1919 के अधिनियम के प्रमुख लक्षण। सबसे पहली बात जो इसमें आती है वो है प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना। 1919 का जो अधिनियम है ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई और प्रांतीय शासन को दो भागों में विभाजित किया गया, एक रक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय पहले की तरह गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थी। इन पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन हस्तांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिए गए जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत से चुने जाते थे और उनके प्रति ही उत्तरदायी थे। प्रांतीय शासन को इस तरह से दो भागों में बांटने को ही द्वैध शासन व्यवस्था का नाम दिया गया, जिसको हम अपने अगले लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरी विशेषता है या दूसरा लक्षण है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को जोड़ा गया। हालांकि रक्षित क्षेत्र
का प्रशासन जो था वो गवर्नर के अधीन रखा गया, लेकिन प्रांतों की कार्यकारिणी परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या पहले से बढ़ा दी गई। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता या बंगाल की सरकारों के रक्षित भाग के 4 सदस्यों में से 2 भारतीय सदस्य लेने की व्यवस्था की गई। बाकी 6 प्रांतों में जहां कार्यकारिणी परिषद को रक्षित भाग के लिए केवल 2 सदस्य लेने थे, 1 भारतीय रखा गया। इन सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। तीसरा लक्षण आता है प्रांतीय विधान परिषद का पुनर्गठन किया गया। इसका पुनर्गठन करते हुए इसकी संख्या में वृद्धि की गई और बड़े प्रांतों की परिषदों में से अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में से 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। इन सदस्यों में कम से कम 80% सदस्य निर्वाचित होने जरूरी थे। सरकारी सदस्यों की संख्या 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती थी और शेष 10% गैर सरकारी सदस्य होते थे जिन्हें गवर्नर मनोनीत करता था। इस तरह से हम देखें तो विधानसभा का जो स्वरूप था वो पहले के मुकाबले ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गया, क्योंकि निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया और उनके अधिकार भी बढ़ा दिए गए। चौथा लक्षण है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। जहां प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, वहीं पर केंद्रीय शासन पहले की तरह से ही केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त रखा गया, यानी अनुत्तरदायी रखा गया। हालांकि व्यवस्थापिका सभा शासन को प्रभावित कर सकती थी। इस उद्देश्य से व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया और उसके अधिकार भी बढ़ाए गए, लेकिन गवर्नर जनरल को भी कुछ ऐसे विशेषाधिकार दे दिए गए जिनका प्रयोग वो व्यवस्थापिका की सहमति के बिना भी कर सकते थे। तो इस तरह से जो अधिकार बढ़ाए गए थे उनको गवर्नर जनरल कम कर सकते थे। पांचवा लक्षण है केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में ज़्यादा भारतीयों की नियुक्ति की गई। इसमें कुछ खास बातें आई, नए नियम जो बनाए गए उसमें। हालांकि गवर्नर जनरल की शक्तियां यथावत रहने दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में कुछ सुधार किए गए। क्या सुधार हुए वो देखते हैं। सबसे पहला सुधार हुआ कार्यकारिणी पर पूर्व निर्धारित संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया। दूसरा सुधार है भारतीय उच्च न्यायालय के उन वकीलों को जिन्हें उनमें कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके थे, परिषद का लॉ मेंबर बनाया जा सकता था, जिसमें तेज बहादुर सप्रू पहले भारतीय लॉ सदस्य बने। तीसरी बात आई कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, लेकिन व्यवहार में जिन व्यक्तियों को कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया वे जनता के प्रतिनिधि नहीं होकर के सरकार के खास लोग थे, और जो भारत परिषद की कार्यकारिणी परिषद के जो भारतीय सदस्य थे उनको बहुत ही कम महत्व के विभाग दिए गए और इस तरह से इस सुधार का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। छठा है द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय या निर्वाचन। केंद्रीय क्षेत्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। इसमें जो सदनों के नाम रखे गए वो केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य थे, जिनमें से 103 का चुनाव होना था और शेष मनोनीत। मनोनीत सदस्यों में 25 सरकारी और 15 गैर सरकारी। 103 निर्वाचित सदस्यों में से 51 सदस्य जो थे वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से, 32 सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों से, जिसमें 30 मुसलमान, 2 सिख और विशेष चुनाव क्षेत्र बनाए गए 20। इनमें 7 जमींदार, 9 यूरोपियन और 4 व्यापार मंडलों के माध्यम से चुने जाते थे। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, जिनमें से 33 का चुनाव होना था, 33 का, और 27 जनरल
जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा मनोनीत होते थे। तो इस तरह से दिखाने में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में सदस्य संख्या काफ़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का वर्चस्व यानी ब्रिटिश सरकार का वर्चस्व इसमें बना हुआ था। 7वां लक्षण है इसका, भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी आई। मानफोर्ड रिपोर्ट में प्रांतीय तथा केंद्रीय शासन के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए भारतीय शासन पर जो गृह सरकार थी उसके नियंत्रण में कमी लाने का सुझाव दिया गया और ये कमी इस अधिनियम के अंतर्गत लाई गई। नियंत्रण में कमी करने के लिए भारत मंत्री के अधिकारों में किसी प्रकार का औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया, परंतु ये आशा व्यक्त की गई कि समय के साथ साथ ये नियंत्रण कम हो जाएगा। इस संबंध में ये परंपरा विकसित करने का प्रयत्न किया गया कि यदि किसी विषय के संबंध में गवर्नर जनरल और केंद्रीय व्यवस्थापिका परस्पर सहमत हो तो गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। और ये माना गया कि प्रांतीय शासन के हस्तांतरित क्षेत्र में गृह सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। 8वां बिंदु है इसमें, भारत परिषद में परिवर्तन किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद को समाप्त करने की भारतीय मांग मानी नहीं गई, लेकिन उसके गठन में परिवर्तन किया गया। अब जो गठन में परिवर्तन हुआ, इनमें कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे सदस्य होने जरूरी थे जो नियुक्ति की तिथि के समय से पूर्व भारत में कम से कम 10 वर्ष रह चुके हों और इस देश को अपनी नियुक्ति की तिथि के 5 वर्ष से अधिक पूर्व न छोड़ा हो। इस परिषद का जो कार्यकाल था 7 वर्ष, उसे घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया, लेकिन आय जो है वो बढ़ा दी गई और कार्य संचालन के कुछ नियमों में भी परिवर्तन किया गया। एक और इस अधिनियम का लक्षण था केंद्रीयकरण से विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण की उस नीति को इसके माध्यम से समाप्त किया गया जो लॉर्ड कर्जन के समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। प्रशासन और राजस्व के कुछ विषयों का विकेंद्रीयकरण किया गया। उन्हें केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से हटा करके प्रांतीय सरकारों को दिया गया और प्रांतों को ऋण लेने और कर लगाने का अधिकार दिया गया। आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना प्रांतों में करके विकेंद्रीयकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को कुछ हद तक लागू करने की कोशिश की गई। 10वां लक्षण आता है, शक्ति का विभाजन किया गया। केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच 1919 के अधिनियम से शक्ति का विभाजन किया गया और वे विषय जो पूरे भारत में से संबंधित थे केंद्र के अधीन रखे गए, जिसमें आते हैं विदेश संबंध या वैदेशिक विषय, सेना, रेल, डाक और तार, आयकर, मुद्रा, टंकण, व्यापार, जहाजरानी, चुंगी, महसूल, दीवानी और फौजदारी कानून आदि। कुछ विषय प्रांतीय हितों से संबंधित थे और उन्हें प्रांतों के अधीन रखा गया, जिसमें आते हैं स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, चिकित्सा, सिंचाई, अकाल पीड़ित सहायता, राजस्व कर, कृषि, जंगल, जेल, पुलिस, न्याय व्यवस्था का कुछ भाग। इस तरह से विषयों को बांट दिया गया और प्रांतीय विषयों पर प्रशासन और व्यवस्था का कार्य प्रांतों को सौंप दिया गया। अगला जो लक्षण या खास बात हमें 1919 के अधिनियम में दिखाई देती है वो आता है निर्वाचन और मताधिकार। इस अधिनियम ने प्रत्यक्ष निर्वाचन का सूत्रपात किया और मताधिकार को बढ़ा दिया। इस नए निर्वाचन नियम के अनुसार भारत की लगभग 10% जनता को मताधिकार दिया गया। हालांकि मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचनों की
निंदा की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को तो रखा ही गया, बल्कि पंजाब में सिखों के लिए और 3 प्रांतों को छोड़कर शेष राज्यों में यूरोपियंस के लिए और 2 प्रांतों में आंग्ल भारतीयों के लिए, 1 प्रांत में भारतीय ईसाइयों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू कर दिया गया। एक बहुत खास बात इसमें और आई, और वो है नरेश मंडल की स्थापना। क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा देशी रियासतें थीं, उनका बहुत ज़्यादा महत्व था, तो इसलिए मांटफोर्ड रिपोर्ट में देशी राजाओं को भी शासन से जोड़ने का सुझाव दिया गया और इसलिए नरेश मंडल के निर्माण का सुझाव आया। 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई। इस मंडल की कुल सदस्य संख्या 121 थी, जिसमें 109 आंशिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 12 सदस्य कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस मंडल का प्रधान वायसरॉय था और मंडल वास्तव में एक परामर्शदात्री सभा के समान था। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो ये एक संक्रमणकालीन उपाय था। 1919 का जो अधिनियम है ये एक प्रयोग था और केवल एक अल्पकालीन उपाय था। जैसा कि लॉर्ड मैस्टर ने कहा, स्वेच्छाचारी शासन और लोकतंत्र का उस समय तक साथ साथ हाथ मिलाकर चलने को बाध्य थे, जब तक लोकतंत्र स्वयं चलना ना सीख ले और अकेला चलने के विश्वास योग्य न हो जाए। श्री मॉन्टेस्क्यू ने कहा, ये तो अंतरकालीन उपाय है। भारत पर ब्रिटिश संसद द्वारा शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के बीच में ये एक प्रकार का पुल है। तो इस तरह से ये एक संक्रमणकालीन व्यवस्था थी, ये स्पष्ट हो जाता है। और अधिनियम के 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जो मांटफोर्ट सुधारों की योजना के अधीन जो कार्य हुए थे उनका अध्ययन कर पूर्ण उत्तरदायी शासन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उचित कदमों का निर्देश दे सके। तो इस तरह से ये व्यवस्था कुछ हद तक सुधार करने के लिए की गई थी, जिसमें द्वैध शासन था, हस्तांतरित विषय भी थे, शक्तियों का विभाजन भी किया गया, इकाइयों और केंद्रों के मध्य काफ़ी हद तक हम देखते हैं। और इसके साथ साथ केंद्रीय विधान मंडल जो था वो द्विसदनात्मक बना दिया गया, जिससे कि ज़्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके। तो काफ़ी हद तक इसमें परिवर्तन करने की कोशिश की गई। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग 1919 के अधिनियम में जो द्वैध शासन की व्यवस्थाएं हैं उनको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।